नहीं, थोड़ा पूछते हैं। चलिए बताइएगा, त्वरण का बीमा क्या होता है? M0 L1 और T इनवर्स 2 हो जाएगा। सही है, T इनवर्स 2 मतलब वही -2 का इनवर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, -2 हो जाएगा। वेग इक्वल फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या होता है? सही है, विस्थापन बट्टा समय कर सकते हैं, हाँ, या दूरी बट्टा समय भी कर सकते हैं। वही चीज है, चाल इक्वल दूरी बट्टा समय ही होता है। सही है, हाँ। इसके बाद त्वरण की बात करते हैं, त्वरण इक्वल फॉर्मूला क्या होगा? वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल हो जाएगा। सही है, हाँ, वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल हो जाएगा। सही है। कार्य इक्वल फॉर्मूला की बात करते हैं तो कार्य की बात करते हैं वर्क, हाँ ठीक है, F मल्टीपल बल गुना विस्थापन कर सकते हैं, बल गुना विस्थापन यानी कि डिस्टेंस की बात करें तो वही है। इसके बाद बल इक्वल बात करें तो ma होता है, हाँ। और ये जो न्यूटन के कौन से नियम से ऐसा दिया गया? सेकंड, देखिए बल की परिभाषा आपसे पूछे तो एक से पहला नियम से मिला, और अगर व्यंजन की बात करते हैं तो दूसरा नियम से मिलता है। सही है। बल इगुम बराबर अगर फॉर्मूला कहें तो बल इगुम बराबर बल इगुम यानी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वही हो जाएगा, हाँ। बल इगुम इक्वल बल गुना बल इगुम की भुजा हो जाएगा। इसके बाद कहेगा किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन कौन सा अनियत रहता है? जैसे मान के चलिए, अगर हम पृथ्वी पे अगर किसी वस्तु के अगर भार की बात करते हैं तो 60 kg है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो 10 kg है, उसका कर दीजिए जो भी है। अगर हम वही चांद पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? बल भार चेंज होगा या द्रव्यमान चेंज? सही है, भार चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम ही रहेगा। द्रव्यमान एक जैसा ही सब जगह रहता है। शक्ति इक्वल अगर फॉर्मूला की बात करें तो सही है, फॉर्मूला की बात करें कार्य बट्टा समय, हाँ, कार्य बट्टा समय हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल वाट की बात करें तो कितना? 746। वही एचपी में अगर बात करें तो 3.14, सही है, एचपी हो जाएगा वो। इसके बाद आएगा 1 वाट घंटा इक्वल कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा इक्वल करें 3600 जूल हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा, हाँ 3600 जूल हो जाएगा। पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh हो जाएगा। सही है। सेलिंग फैन की अगर बात करें तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। इस याद रखें, यांत्रिक ऊर्जा होने का मतलब ये हो जाएगा, अगर फैन ऊपर में चल रहा है, हाँ, तो अगर ऊपर में अगर सीलिंग फैन चल रहा है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि एक तो हाइट पे है, तो हाइट आपको किसको दर्शाता है? स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। और गतिज ऊर्जा जो कि चल रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद आएगा दाब इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। सही है, हाँ, बल बट्टा क्षेत्रफल यानी F/A हो जाएगा। इसके बाद आएगा बड़ा जी का मान की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, कितना होता है? -11। सही है, 6.67 गुने 10 पे -11 क्या? केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है, हाँ। वो बट्टा में हम कह रहे हैं, बट्टा में जो है वो होता है केजी मीटर, हाँ। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, नीचा में हो जाएगा बाय केजी स्क्वायर। इसके बाद देगा हाइड्रोजन गैस का जो है ध्वनि में चाल कितना होता है? 1284। ठीक है, लूसेंट 1269 ही देगा, आप देखिएगा लूसेंट पढ़िएगा तो 1269 ही देगा। वही बात करते हैं ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें, जो कि एल्युमिनियम बहुत ज्यादा होता है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद है समुद्री जल में जो है ध्वनि की चाल कितना होता है? 1533 ही होता है, इसमें 1522 देता है, हालांकि ये 2-4 इधर उधर देता ही है। इसके बाद 1 जूल इक्वल कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी, 0.2। और 1 कैलोरी इक्वल कितना जूल? 4.186, हाँ, 4.186 जूल होता है। इसके बाद आएगा मानव शरीर का जो है तापमान जो होता है कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.4, हाँ सही है। कहीं कहीं 6 भी देखने के लिए मिलता होगा, याद रखना, हाँ, कहीं कहीं 4 भी देखने के लिए मिलता है। एनसीईआरटी आपको 4 ही देता है,
और बाकी का लूसेंट वगैरह में अगर कहीं पढ़ते हैं तो 6 देता है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, सही लमसम में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस लमसम ले सकते हैं, या कहीं कहीं ये भी पढ़ते होइएगा 36.8 कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस देता है। इसके बाद बताइएगा सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक किस रंग का होता है, अपवर्तनांक की बात करते हैं तो बैगनी का होता है, और सबसे कम की बात करते हैं तो लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। सही है। इंद्रधनुष वन में जो है अगर हम बात करते हैं बीच में कौन सा रंग होता है, हरा होता है, बीच में जो है हरा रंग हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सही है। आवर्धन अगर निकालना है किसी प्रतिबिंब का तो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। सही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई निकालेंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा प्रतिरोध R इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 नहीं आप निकाल सकते, V बराबर आई आर होता है ना, यहाँ से भी तो आप निकाल सकते हैं। R इक्वल क्या हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा। सही है। V किसको डिनोट करता है, वोल्ट को, और I धारा को करता है। सही है। इसके बाद बताइएगा कंचनजंगा की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, सही है, सिक्किम और भारत और नेपाल में भी, थोड़ा सा नेपाल में भी पड़ जाता है, इसको भी याद रखना। हाँ थोड़ा सा भारत और नेपाल में भी है। वैसे प्रॉपर अगर भारत में बात करते हैं तो सिक्किम में। सही है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये इसकी ऊंचाई कितना नेपाल में है, सही 8848 मीटर। सही 8848 मीटर हो जाएगा। अन्नपूर्णा की बात करते हैं, ये चोटी है, पर्वत चोटी है, ये कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित। सही है। नंदा देवी की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, भारत। सही है, भारत में उत्तराखंड में स्थित। हाँ सही है। नामचा वर्मा की बात करते हैं तो नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। नामचा वर्मा याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, जो कि भारत में, और ये भी कुछ हिस्सा चाइना के मध्य पड़ता है। कामेत की बात करते हैं तो कामेत भारत और चाइना हो जाएगा, आपको याद रखना है, भारत और चीन में भी है, ये चीन में भी कुछ फैला हुआ। उसके बाद नंगा पर्वत की बात करते हैं तो कहाँ है, भारत में। नंगा पर्वत की बात करें तो भारत में ही स्थित है नंगा पर्वत। इसके बाद बताइएगा ओटावा एक जगह क्षेत्र है, ये किसके लिए ज्यादातर प्रसिद्ध है, ओटावा कागज निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद बताइएगा लियो क्या चीज बोले, ओटावा कागज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद लियोन जो एक क्षेत्र है, जो कि लियोन की बात करते हैं फ्रांस में आता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रेशमी वस्त्र के लिए है। और अभी जब हम पूछे थे आपका ओटावा, ये ओटावा किस कंट्री में पड़ता है, ओटावा पूछ रहे हैं कहाँ पड़ता, कनाडा में है, ये कनाडा में हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा लीड्स, ये ब्रिटेन में है, और ये किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, लीड्स जगह जो है ये ब्रिटेन में पड़ता है, किस क्षेत्र के लिए जाना, ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है, फेमस है ऊनी वस्त्र के लिए जगह। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर जल का वितरण में महासागर से कितना प्रतिशत मात्रा में, महासागर 97%। अगर हम पृथ्वी पर हम बात करते हैं जल एवं स्थल की रेशियो का कितना है, 7:3 है। सही है। 70% या 71% कहीं कहीं देखने के लिए मिलता होगा, तो 7:3 ले सकते हैं हमको। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95 यानी 21% लमसम में आप कह सकते हैं। सही है, 21% के लमसम में ले सकते हैं। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है। सही है, आर्गन, जो कि कितना परसेंट पाया जाता है, 0.93%। आर्गन की बात करते हैं 0.93% पाया जाता है। ऑर्गन जो है पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग में रखा गया, 18वें वर्ग में है, याद रखना 18 में। और किस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में। ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में रखा गया, देखिएगा दाहिना साइड में रखा गया है। SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, बीच में जो ब्लॉक आते हैं कौन से ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। सोडियम किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, S ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। सही है, S ब्लॉक के अंदर। और इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 11। पोटेशियम किस वर्ग के किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, ये भी S ब्लॉक के ही अंतर्गत आएगा। हाँ, S ब्लॉक के ही अंतर्गत आएगा। और इसकी अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना है पोटेशियम का, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं, इसके एटॉमिक सही है 20 है। और 21 ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, ये भी S ब्लॉक के ही अंतर्गत आएगा। हाँ, S ब्लॉक के ही अंतर्गत आएगा। हालांकि ऊपर से 1 और 2 जो भी वर्ग है वो S ब्लॉक के अंतर्गत है। हाँ, बाकी का बीच का जो वर्ग दिया गया है वो D ब्लॉक के अंतर्गत है। और फिर रिमेनिंग जो 7 वर्ग दिया गया है, 6 ब्लॉक ही हो जाएगा। रिमेनिंग जो 6 ब्लॉक है वो P ब्लॉक के अंतर्गत है, ठीक ना। और नीचे वाला जो दिया रहता है वो F ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सही है। इसके बाद बताइएगा
नियॉन की बात करते हैं तो ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा? याद रखना, जितना भी अक्रिय गैस है वो पी ब्लॉक के ही अंतर्गत है। वर्ग आपसे पूछे तो 18 हो जाएगा। हाँ, 18वें वर्ग में रखा गया है। ब्लॉक पूछेगा जितना भी आपका जो है अक्रिय गैस है वो सारे के सारे जो है पी ब्लॉक के ही अंतर्गत रखा गया। सही है। और हेलोजन जो भी है वो भी जो है आपके पी ब्लॉक पी ब्लॉक के अंतर्गत ही रखा गया। सही है। इसके बाद संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो किस भाग में? एक में ही हो जाएगा। सही है। नागरिकता की बात करते हैं तो भाग 2 में। सही है। अगर हम बात करते हैं नागरिकता कहां से कहां तक आर्टिकल में देखने को मिलता है? 5 से 11 में। सही है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? नागरिकता की परिभाषा की चर्चा करता है। नागरिकता की परिभाषा आर्टिकल 5 में ही है। आर्टिकल 6 की बात करते हैं, 6 में क्या कहा गया है? सही है। पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उसकी भी नागरिकता दिया जाएगा, जिस समय देश जो है संविधान लागू हो रहा था देश का उस समय में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, तो 7 क्या कहता है? सही है। यानी कि जो लोग उस समय में भारत से पाकिस्तान गए और पुनः लौट करके फिर आ गए तो उसकी भी नागरिकता दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल जो है 7 में कहता है। और हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं, आर्टिकल 8 में क्या कहता है? नागरिकता का एक सीमित समय तक बना रहा। जैसे कि आप मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या कहीं घूमने फिरने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं या लंदन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय भी नागरिकता आपकी बनी रहेगी। उस समय में रद्द नहीं किया। ऐसा नहीं कि जब हम कहीं देश में भ्रमण कर गए तो मेरी नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, उसके प्रति कुछ आपत्तियां होती है, उसके दरमियान आपकी नागरिकता खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन 1-2 साल के लिए आप कहीं जाते हैं तो ऐसी नागरिकता नहीं खत्म कर दिया जाएगा। वो 8 में ही कहा गया। और हम बात करते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है? क्या चीज? हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। जैसे ही किसी देश की आप नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 9 के अंतर्गत कहा गया। सही है। नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सांसद कर सकता है। सही है। किस आर्टिकल को संशोधन करेगा वो? 11 में। हाँ, आर्टिकल 11 को संशोधन करेगा। नागरिकता अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1955 में। सही है। 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। और हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता का क्या तात्पर्य है और एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य? एकल नागरिकता मतलब देश लेवल, सेंट्रल लेवल पे एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि हम बिहार के, मेरा स्टेट हो गया और भारत देश हो गया तो हमको 2 तरह के नागरिकता, नहीं, हमको भारत लेवल पे ही नागरिकता मिलेगी। ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। वही दोहरी नागरिकता की बात करते हैं तो वो स्टेट को और कंट्री दोनों को रिप्रेजेंट करता है और दोनों की अलग अलग नागरिकता दिया जाता है। ऐसा दोहरी नागरिकता का तात्पर्य होता है। दोहरी नागरिकता हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ज्यादातर अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता मिलता है। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। सही है। अमेरिका के अगर हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की बात करते हैं, कितने साल का होता है कार्यकाल उनका? 4 वर्ष का। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति जो है अधिकतम कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बन सकते हैं? सही है। मैक्सिमम 2 बार ही बन सकते हैं और भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। सही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की, तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सही है। राष्ट्रपति की पद की बात करें तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल की बात करें 52 में। सही है। अगर हम 53 में बात करें, आर्टिकल 53 में क्या कहता है? सही है। संघ की कार्यपालिका जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा आर्टिकल 53 में कहा गया। सही है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 54 करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करें तो आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो 56 में। सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो 58 में। याद रखना है, योग्यता आपसे पूछे तो 58, पुनः निर्वाचन आपसे पूछे तो 57 में। हाँ, याद रखना है, योग्यता आपका 58 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन आपसे कहे तो ये 57 में। सही है। शपथ की बात करें तो 60 में जाए। महाभियोग राष्ट्रपति पे 61 में। सही है। क्षमादान की बात करें तो 72 में। कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है क्षमादान करने की जो है किसी भी मृत्युदंड को समाप्त करने की बात करें तो राष्ट्रपति का। वैसे कुछ हद तक राज्यपाल भी करता है, लेकिन मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकता है। उसमें जो है सो कम कर सकता है। किसी को मान के चलिए लंबा समय तक दे दिया गया है, कारावास की सजा दे दिया गया है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति है राज्यपाल को, लेकिन मृत्युदंड समाप्त करने की शक्ति उसके पास नहीं है। ठीक है। इसके बाद बताएगा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा की बात करते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? 348 में। उच्च न्यायालय की भाषा या उच्चतम न्यायालय की भाषा की बात करते हैं तो 348 में कहा गया है। सही है। संघ की राजभाषा की बात करें किस आर्टिकल में है? 343 में। संघ की राजभाषा 343 में। और राज्य की राजभाषाएं किस आर्टिकल में? ये 345 में हो जाएगा। हाँ, राज्य की भाषाएं, राजभाषाएं की बात करते हैं तो 345 में हो जाएगा।
राजभाषा से संबंध में आयोग की संसद की समिति, ये किस आर्टिकल में है? सुनिएगा अच्छा से, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति किस आर्टिकल में? 344 आर्टिकल में कहा गया, 344 में। इसके बाद बताएगा बामन राव बनाम भारत संघ जो आया था, ये कब आया था? 1981 में आया था, 1981 में आया था, सही है, 1981 में। इसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसलिए ज्यादातर इंपोर्टेंट है। इसके बाद बताएगा मिनर्वा मिल्स की बात करते हैं तो ये कब आया था? मिनर्वा मिल्स भारत बनाम 1980 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में। और 73 में कौन सा आया था? केशवानंद भारती बनाम। डेट बताइएगा। 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973 को आया था। हालांकि पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये चीज को याद रखेगा, क्योंकि ये पूरे संविधान को ही बदल दिया था केशवानंद भारती बनाम जब आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कि 1973 में आया था। इसके बाद बताइएगा ये जो मिनर्वा मिल्स आया था 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें कुछ खंड जोड़ा गया, 368 में कुछ खंड जोड़ा गया। कौन कौन सा खंड को जो है अवैध घोषित किया गया था? हाँ, अवैध यानी अलग घोषित, मतलब हटा करके घोषित किया गया। खंड 4 और 5 को, खंड 4 और 5 को उसको अवैध घोषित किया था। 368 में जो जोड़ा गया था खंड 4 और 5 को, उसको अवैध घोषित किया गया। इसमें था ये आपका न्यायिक पुनरीक्षण का संविधान में जो है वर्णित था, इसकी आधारभूत लक्षण माना गया था, ठीक ना, वही चीज था न्यायिक पुनरीक्षण, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ही है। इसके बाद बताइएगा पंचायती राज है किस विषय का सूची है? राज सूची का है, सही है। अभी वर्तमान में राज सूची में कितना विषय है? नहीं, राज सूची में हम सिर्फ पूछ रहे हैं, राज सूची के 61 विषय है वर्तमान में, याद रखना है। टोटल राज सूची में 61 विषय। पहले की बात करते हैं तो 66 हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं संघ सूची में कितना? 100, हाँ सही है। इससे पहले 97 हुआ करता, सही है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 52 विषय है, पहले 47 हुआ करता। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, इस प्रकार की सूची को जो है समवर्ती सूची में ला दिया गया, वही इसलिए जो है अभी 61 विषय हो गए। किसमें? नहीं, समवर्ती में 52 विषय, जो कि पहले 47 हुआ करता था, तो बढ़ा है ना, 5 उसमें से बढ़ गया है। और राज सूची में घट गया है, पहले 66 हुआ करता था, अभी वर्तमान में 61 ही है, तो राज सूची से समवर्ती सूची में ला दिया, इसलिए उसका हाँ देखिएगा। संघ सूची में हम बताएं कितना? 100 हो जाएगा। राज सूची की बात करते हैं तो 61 हो जाएगा, और समवर्ती सूची में 52। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में कितना विषय थे? नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में कितना विषय थे? 59 विषय, याद रखना, 59 विषय थे। राज सूची में पूछा जाएगा कितना विषय थे? 54 विषय थे। समवर्ती सूची में कितना विषय थे? 36 विषय थे। याद रखिएगा, बिहार एसएससी का मेंस हुआ था, इस बार पूछा भी गया था क्वेश्चन इसी से। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में कितना विषय है? 59 विषय है। राज सूची में 54 विषय है, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, सही है। इसके बाद बताइएगा जिस समय संविधान लागू हुआ था देश का, उस समय में अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में न्यायाधीश की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितना था? तय किया गया था 8, टोटल 8। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने? 34 हो जाएंगे, 33 + 1 हो जाएंगे, एक मुख्य न्यायाधीश है, तो टोटल 34 हो जाएंगे, सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा बोल रहे हैं ना, तो 31 हो जाएगा ना, राज्यसभा 31 हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो वो 80 हो जाएगा, लोकसभा 80 हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं बिहार में कितने राज्यसभा सीट है? राज्यसभा बोल रहे हैं 16 हो जाएगा, और वही लोकसभा की बात करें तो 40 हो जाएगा। हाँ, राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं तो बिहार का कौन सा स्थान रखता है? राज्यसभा सीट में बिहार में बिहार कौन सा स्थान रखता है सर्वाधिक में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में बोलिए। चौथा हो जाएगा ना। सबसे पहले तो आप जान गए कौन? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना राज्यसभा सीट है? नहीं, देखिएगा तीसरा ही आएगा, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में सेम है। 16 को पश्चिम बंगाल में भी है और बिहार में भी 16 है, तो तीसरा ही स्थान आएगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कितना आ गया? टोटल 31 आ गया। इसके बाद महाराष्ट्र में बात की तो 19 आ गया। इसके बाद अगर हम बात किए पश्चिम बंगाल और बिहार में तो 16, तो तीसरा स्थान ही आ जाएगा। वही बात करें अगर लोकसभा में, तो लोकसभा में बिहार कितना है? 40 सीट है। और ये कौन सा स्थान रखेगा लोकसभा में? ये चौथा स्थान रख लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम जान गए 80 हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में जान गए कितना? 48 है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है, तो लोकसभा में चौथा स्थान हो जाएगा और राज्यसभा में तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताएगा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग को कौन नियुक्त करता है?
राज्यपाल ही करता है, इसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति होता है। देखिएगा, राज्यपाल हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, इसको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की होता है। इसके बाद कहेगा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री की अगर चर्चा की बात करते किस आर्टिकल में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किस आर्टिकल में कहा गया? 164 में, 164 में कहा गया। सही है। और हम बात करते हैं जैसे कि परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग किस किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? परिसीमन आयोग जो कि आप जानते भी होंगे, जनगणना के प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, यह आर्टिकल 82 कहता है, आर्टिकल 82 के अंतर्गत कहा गया। तो परिसीमन आयोग किस किस आर्टिकल में हम देखने के लिए मिलता है? याद रखना है, एक तो लोकसभा जो कि आपका कितना है 81 में कहा गया है, हाँ, याद रखें 79, 80, 81 सरला, जैसे स्व से हो गया क्या? सांसद, और र से क्या हो गया? राज्यसभा, और इसके बाद ल से लोकसभा। तो लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो कितना में है? आर्टिकल 81 में। तो परिसीमन आयोग इसमें भी देखने के लिए मिलता है। और हम बात करते हैं आर्टिकल 170, 170 में क्या है? आर्टिकल 170 में विधान परिषद नहीं, विधानसभा का जो है हाँ संरचना के बारे में बोलता है, तो ये भी परिसीमन आयोग के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है 170। इसके बाद 330 और 332, 330 में क्या है? लोकसभा में जो है SC ST के लिए, हाँ SC ST के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा करता है 330 में। तो ये यहाँ भी परिसीमन आयोग आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है। और 332 में क्या कहा गया है? 332 ये विधानमंडल की बात करता है, विधानमंडल में SC ST की चर्चा करता है आर्टिकल 332 में। इसमें भी परिसीमन आयोग का जो है आर्टिकल देखने के लिए मिलता है। यानी आप कह सकते हैं आर्टिकल 81 हो गया, 170 हो गया, 330 हो गया और 332 हो गया। इस सब में जो है हाँ 4 में जो है परिसीमन आयोग की जो है चर्चा मिलता है आर्टिकल में। इसके बाद कहेगा अभी तक परिसीमन आयोग कितनी बार गठन हो चुका? 4 बार हो गया। सही है, 4 बार हो गया। कब कब हुआ है? 52, 62, 72 और 2002 हो जाएगा। 52, 62, 72, 2002 हो जाएगा। सही है। इसके बाद कहेगा मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो टोटल अभी जो व्यक्ति को प्राप्त है वो कितने मौलिक प्राप्त है? मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को 5। सही है, 5 कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीयों को 5 ऐसे मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि कौन कौन सा आर्टिकल है? सही है, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 15 क्या है? सही है, धर्म, जाति, हाँ लिंग के आधार पर या किसी स्थान के जगह के हाँ आधार पे जो आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की चर्चा करता है, यानी किसी विशेष छूट की बात करता है। कोई अगर निम्न कोटि के लोग हैं, जैसे कि मान के चलिए SC ST हो गए या पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, तो उसकी चर्चा करता है, जो उसको सरकारी जॉब हो या किसी प्रकार की सरकारी जो उस प्रकार से निकाले, वैकेंट निकाले सरकार के द्वारा दिया गया चीज, तो उसमें विशेष छूट की बात करता है, जो कि आर्टिकल की बात करते हैं 16 में ही है। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 16, 15, 16, 19 में क्या कहता है? स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा करता है। इसमें बहुत सारे चीज हैं, यानी 19 का A की बात करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 19 के B के बारे में बात करते हैं तो नहीं, संघ आपका 19 का C में है, 19 का B हम पूछ रहे हैं। बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, यानी बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता की बात करते हैं 19 का B में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करते हैं 19 का C में। 19 का D में क्या कहता है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है, यानी कि आप कहीं बिहार के निवासी, आप उत्तर प्रदेश या कहीं जम्मू कश्मीर या कहीं भी आप जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19 के 4 में ऐसा कहा गया। और हम बात करते हैं E में, 19 के E में क्या कहता है? बसने की, हाँ बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, आप वहां जाकर के भी बस सकते हैं, ऐसा आर्टिकल आपका 19 का 5 कहता है। इसके बाद F क्या है? F को हटा दिया गया, जो कि इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार अभी फिलहाल में कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के क आर्टिकल में इसको रख दिया गया। इसके बाद G की बताएगा, 19 का G क्या कहता है? जीविका या व्यापार चलाने की बात करता है। हाँ, व्यवसाय वही हुआ, जीविका या व्यापार की बात करते हैं तो ऐसा आर्टिकल 19 का G में कहा गया है। सही है। इसके बाद आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल दोष सिद्ध के बारे में कहता है। सही है, दोष सिद्ध की बात करते हैं, आर्टिकल 20 कहता है। हाँ, एक बार अगर आप किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक ही बार उसके लिए दंड दिया जाएगा, ऐसा भी आर्टिकल 20 ही कहता है। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, या इसी को निजता का अधिकार भी आप बोल सकते हैं। हाँ, निजता का अधिकार बोल सकते हैं, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। आर्टिकल 22 में क्या है? सही है, गिरफ्तारी, कुछ दशा में गिरफ्तारी की चर्चा की बात करते हैं, आर्टिकल 22 कहा गया। आर्टिकल 21 का क क्या है?
शिक्षा के अधिकार को चर्चा करता है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये आर्टिकल 21 का क कहता है। हाँ, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था? 2002 में ही हुआ था। सही है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम की चर्चा करता है। सही है। हाँ, बलात् श्रम की चर्चा की बात करते हैं, आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या है? सही है, 14 वर्ष के कम बच्चे को जो है कारखाना में आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल कितना है? 24 के अंतर्गत है। आर्टिकल 25 क्या है? धर्म के अंतःकरण मानने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। हाँ, वही अंतःकरण स्वतंत्रता की मानने की बात करते हैं, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये कहा गया। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की व्यक्तिगत में दिया गया है, किसी भी धर्म को जो है अवैध रूप से आप मान भी सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 26 कह रहा। धार्मिक रूप से टैक्स की बात करें, कर की बात करते हैं, किसमें? आर्टिकल 27 के अंतर्गत कहा गया है। और 28 में क्या है? आर्टिकल कई, हाँ, सरकारी संस्थान में वही धार्मिक चीज को एक धार्मिक को लेकर के किसी शैक्षिक संस्थान में ऐसा नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल आपका 28 में, ठीक ना? किसी एक, हाँ, किसी एक जैसे जाति, मान के चलिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उस विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगा, इससे अपना चला रहे उसमें दे सकते हैं। वो ठीक है, वही चीज हम कह रहे हैं। जैसे अगर स्कूल में, अगर मान के चलिए कोई गवर्नमेंट स्कूल में आप बैठे हुए हैं, इसमें जो है आपको उस प्रकार की कोई प्रॉपर शिक्षा नहीं दिया जाएगा जो कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार या किसी व्यक्ति के मान हानि पे पड़े, ऐसा आर्टिकल 28 ही कहता है। इसके बाद अगर हम 29 की बात करते हैं, किस अल्पसंख्यक वर्गों के हित की संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 29 के अंतर्गत कहा गया। सही है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रकार होता है? सही है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी व्यक्ति जो है वोट उसमें देते हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के तहत ये दिया जाता है। और हम बात करते हैं टोटल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे। कौन कौन थे? सही है, सुनिएगा। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए। इसके बाद एक व्यक्ति और थे, किनको मिला था? शंकर दयाल शर्मा को नहीं मिला था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रपति थे? नहीं थे। एक व्यक्ति, ठीक है निकालिए, एक व्यक्ति और थे जिनको दिया गया था। एक बार अच्छा सुनिएगा। तो एक बार आपका कौन हो गए? एस राधाकृष्णन हो गए, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए, इसके बाद प्रणब मुखर्जी हो गए, इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। हाँ, तो टोटल 5 है, लेकिन एक व्यक्ति और किन्हीं को दिया गया, ठीक ना? जाकिर हुसैन को मिला था, जाकिर हुसैन को मिला था। देखिए किनको कब कब मिला है वो सुन लीजिए। हम राधा कृष्णन की बात की तो 1954 में मिला था, स्टार्टिंग में मिला था। और हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न? 1962 में मिला। जाकिर हुसैन को कब मिला है? 63 में। याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 63 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो कब दिया गया? 1997 में। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो 2019 में, 13 ने 2019 में लेटेस्ट प्रणब मुखर्जी को ही मिला है। 2019 के बाद अभी तक जो भारत रत्न होता है वो नहीं दिया गया। 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया। तो देखिएगा 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए। हाँ, कब मिला था सुन लीजिएगा। राधाकृष्णन को 1954 में मिला था। जाकिर हुसैन की बात करते हैं 63 में। राजेंद्र प्रसाद को 62 में मिला था। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं 97 में मिला था। और इसके बाद प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं 2019 में मिला था। 2019 में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति? सही है, भारत रत्न दिया गया था 3 व्यक्ति को। सही है, कौन कौन थे? भूपेन हजारिका थे, प्रणब मुखर्जी थे और नानाजी देशमुख थे। 3 व्यक्ति को दिया गया था। भूपेन हजारिका हो गए, नानाजी देशमुख हो गए और प्रणब मुखर्जी हो गए। जिसमें भूपेन हजारिका का संबंध किस स्टेट से था? असम से था। असम से था। सही है, असम से था। अगर हम बात करते हैं किस क्षेत्र से ये संबंधित थे? गायन। सही है, कला बोल रहे हैं। सही है, गायन से ही संबंधित थे। अगर हम बात करते हैं नानाजी देशमुख की, तो नानाजी देशमुख समाज सेवी थे। सही है, नानाजी देशमुख समाज। प्रणब मुखर्जी के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा
न्यायिक पुनरीक्षण की बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। हाँ, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। एकल नागरिकता की बात करते हैं कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सही है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं समानता का अधिकार किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? सही है, 14 से 18 तक में देखने के लिए मिलता है। विधि के समक्ष समानता की बात करते किस आर्टिकल में? 14 में। सही है, और सबसे ज्यादा विवादित यही आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि कभी भी समानता के अधिकार को फुल नहीं कर पाएगा, लेकिन संविधान कहता है समानता का अधिकार, समान अधिकार होना चाहिए। तो आप लोग या हम लोग भी देखते हैं जो गर्ल्स लोग को भी विशेष अधिकार दिया जाता है, तो ये कभी भी सीधा नहीं होगा। सबसे ज्यादा विवादित ये आर्टिकल रहता है। इसके बाद बताएगा, स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बताएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था? रक्षा मंत्री थे। हाँ, रक्षा मंत्री थे, इस बात को याद रखना है। गृह मंत्रालय किनको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री बने थे। सही है। इसके बाद रेल एवं परिवहन मंत्री बताएगा, आसफ अली को मिला था उस समय में, याद रखना है, आसफ अली को मिला था रेल मंत्रालय। इसके बाद आएगा, हाँ, जॉन मथाई को जो मिला था स्वतंत्रता के बाद मिला था, वो प्रथम, हाँ याद रखना, ये पहले वाला था। इसके बाद आएगा, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक स्रोत राष्ट्रमंडल संबंधी जो है ये जवाहरलाल नेहरू को मंत्रालय मिला था, ये मंत्रालय। सही है। हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया? जापान। सही है, जापान हो जाएंगे। हाँ, मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। सही है। इसका मतलब है संघीय संविधान समिति, ये इसके जो है अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? सही है, जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सही है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जेपी कृपलानी बने थे, जेपी कृपलानी हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद हो जाए। पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर। सही। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ये सही है। प्रारूप समिति की बात करते हैं, वही चीज है, देखिएगा कहीं कहीं एक ही उसका इंग्लिश होता है ड्राफ्ट कमेटी, ठीक ना। हिंदी में बहुत सारा मीनिंग को लिखा जाता है। एक बार हम भी एग्जाम दिए रहे थे तो उसमें पांडुलेखन समिति आया था, तो हमको भी समझ में नहीं आया, इंग्लिश पढ़े तो आ गया था। तो याद रखना है, पांडुलेखन समिति पूछे या प्रारूप समिति पूछे या आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, तो सारे के सारे यही है। उसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर को ही बनाया गया था। और इस कमेटी में टोटल मेंबर्स कितना थे? 7 मेंबर्स थे। सही है, टोटल मेंबर्स 7 मेंबर्स थे। इसके बाद जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आया था, कब आया था? 1976 में आया था। सही, 1976 में आया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि पहली महिला थी। कब दिया गया था? 1971 में, याद रखना है। हाँ, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य आया था। इस मूल कर्तव्य में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आया था, उसमें टोटल मेंबर्स कितना थे? 12 मेंबर्स थे। सही है। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो सरदार स्वर्ण सिंह ही अध्यक्षता कर रहे थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द था? अखंडता था, समाजवादी था और एक पंथ निरपेक्ष था। सही है। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार ही हो चुका है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। सही है। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सही है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। हाँ, किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वही अभी हम प्रस्तावना को देख सकते हैं, वही एक चीज। उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही चीज है। हाँ, ध्यान देना, उद्देशिका पूछे या प्रस्तावना पूछे, दोनों एक ही चीज है। उद्देशिका या प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार किया गया? भारत शब्द, सही है, 2 बार ही किया गया। हम भारत के लोग और भारत को, इसके बाद भारत की चर्चा नहीं किया गया है। याद रखना है, प्रस्तावना में भारत शब्द को जो है 2 बार ही चर्चा किया गया। इसके बाद बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कार्य करना ये 1953 में प्रारंभ किया है। स्थापना की बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की, तो 1952 में हुआ था। और संगीत कहाँ लिया? याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी 52 में स्थापना हुआ, 53 में वो कार्य करना आरंभ किया था। हो सकता है कहीं गलती ले लिया गया। साहित्य अकादमी आपसे पूछे तो 54 ठीक है। साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करते हैं तो 54 ठीक हो जाए। ललित कला आपसे पूछे तो ये भी 54 है। ललित कला पूछे या साहित्य अकादमी पूछे, ये 1954 हो जाएगा। लेकिन संगीत नाटक अकादमी पूछे तो आपका 1952 में स्थापना किया गया था और 53 में जो है ये कार्य करना आरंभ किया था। सही है। इसके बाद कोलकाता में इंपीरियल अभिलेख विभाग की स्थापना कब किया गया?
कोलकाता में इंपीरियल अभिलेख विभाग की स्थापना 1891 बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं सही है, 1891 में ही किया गया। इसके बाद है पंडवानी, एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि कहाँ का फेमस है, छत्तीसगढ़ का फेमस, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा बिहू कहाँ का फेमस है लोक नृत्य, असम का हो जाएगा, सही है। बांस कहाँ का है, बांस नृत्य मिजोरम का, बांस नृत्य की बात करते हैं तो ये मिजोरम का है, सही है, बांस नृत्य मिजोरम का। मटकी हो गया, गणगौर हो गया, ये सब कहाँ के, मटकी गणगौर, एक और सुन लीजिएगा, माचा हो गया, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है, एमपी, सही बोल रहे हैं, एमपी मध्य प्रदेश हो जाएंगे। स्वांग की बात करते हैं या घोड़ी नाच की बात करते हैं, ये कहाँ के हैं, आप जान ही चुके होंगे, घोड़ी नाच से हरियाणा का हो जाएगा, सही है। हाँ, घोड़ी नाच और स्वांग की बात करते हैं तो हरियाणा से। इसके बाद आएगा कुचिपुड़ी जो बात करते हैं, ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और ये किस मेटल पे जो है ये नृत्य होता है, कौन सा मेटल पे, पित्तल के, पित्तल, हाँ पित्तल के जो है मेटल पे ये जो है नृत्य होता है। इसके बाद आएगा यामना रेड्डी हो गए, कौशल्या रेड्डी हो गए, राजा व राधा रेड्डी हो गए, ये सब किस नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य से ही संबंधित, सही है। इसके बाद मानसिंह हो गए, साराभाई हो गए, मल्लिका साराभाई, ये सब किस नृत्य से संबंधित है व्यक्ति, भारतनाट्यम से। कौन सा एकल स्त्री नृत्य है, एकल स्त्री नृत्य कौन सा, ये भारतनाट्यम। सबसे पुराना नृत्य की बात करते हैं तो भारतनाट्यम है। और कहाँ का ये नृत्य फेमस है, तमिलनाडु का, सही, तमिलनाडु का। इसके बाद रहेगा अजंता की गुफाओं को जो यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, 1983 हो जाएगा। देखिए 1983 में 4 चीज को जोड़ा गया था, एक तो आपका एलोरा की गुफा हो गया, इसके बाद अजंता की गुफा हो गया, आगरा का किला हो गया और ताजमहल हो गया। ये चारों को जो 1983 में ही जोड़ा गया था यूनेस्को की सूची में। सांची के स्तूप को कब जोड़ा गया था, 1989 में। सांची के स्तूप को 1989 में जोड़ा गया था और ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, सही है। किसके द्वारा बनवाया गया था, और सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया। अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य था, सही है, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद आएगा हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, हुमायूं के मकबरा को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, 1993, ये आपका 1993 में हो जाएंगे, हाँ 1993। और हुमायूं का मकबरा आपसे पूछे कहाँ स्थित है, दिल्ली में, सही है, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। हुमायूं के पिता का क्या नाम था, बाबर था, सही है। बाबर सबसे पहली बार भारत में कहाँ आक्रमण किया था, बागौर में, बागौर याद रखना है। और ये कब किया था, 1519 में, 1519 में सबसे, हाँ बाजोर हो जाएगा, बागौर ने बाजोर हो जाएगा, हाँ 1519 में किया था, जो कि बाबर के द्वारा पहला युद्ध किया गया था 1519 में। और हम बात करते हैं बाबर का साथ जो है, या मुगल वंश का साथ जो है, शेर शाह जो था वो कौन सा युद्ध में दिया था, कौन सा युद्ध में दिया था, हम ये पूछ रहे हैं। चंदेरी का युद्ध, जो कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में, याद रखना है 1528 में। इसी में अफगान शासक शेर शाह सूरी जो था वो मुगल वंश का साथ दिया था, इस बात को याद रखें। बाद में जाकर के जो है मुगल से ही उसके साथ झड़प होता है, जो कि आप पढ़े भी होंगे, हुमायूं छोड़ के भी भाग गया था, ईरान भाग गया था, हाँ जो कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539, सही है। बिलग्राम की युद्ध की बात करें तो 1540 में। और इसी युद्ध में जो है वो हुमायूं छोड़ करके भाग गया था, कहाँ भाग गया था, ईरान भाग गया था, ईरान भाग गया था, सही है। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करते हैं देवरा का युद्ध या देवरिया का भी कहीं कहीं देता है, कब हुआ था, 1531 में हुआ था, सही है, 1531। देवरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध कहीं कहीं देखने के लिए मिलता होगा, जो कि हुमायूं ही लड़ा था, इस बात को याद रखना है। आपको सीक्वेंस में कभी कभी दे देगा लड़ने के, मतलब लड़ा गया युद्ध के बारे में, उस बात को याद रखना। हाँ, कितना टाइम हुआ, टाइम हो गया, बहुत 24, छोड़ दे। हाँ मैथ पढ़ाएंगे, चलिए।